जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले क्लास 3 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले सभी मित्र मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। यानी आपसे पूछ रहा है घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये लज्जित होना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जानबूझकर संकट मोल लेना के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है ये जो अर्थ लिखा गया है ये किस मुहावरे का अर्थ है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। जानबूझकर संकट मोल लेना, ये जो है ये किस मुहावरे का अर्थ है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना सिर ओखली देना। इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये जानबूझकर संकट मोल लेना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है। कुछ लोग कहेंगे ये जो 4 ऑप्शन लिखे गए हैं ये चारों जो हैं ये द्विगु समास के उदाहरण हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल एक ही द्विगु समास का उदाहरण है, वो चयन कर कर आपको बताना है। चारों तो बिल्कुल नहीं है, एक ही है, उसे बताना है आपको कौन सा है। तो हम कह सकते हैं पहला ही ऑप्शन यानी द्विगु समास का उदाहरण जो है ये कौन सा है? त्रिभुवन। त्रिभुवन कहा जाए या 3 भवनों का समूह, इसका समास विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा? 3 भवनों का समूह। तो यही द्विगु समास होगा। बाकी त्रिलोचन जो है ये कैसा है? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। जैसे 3 है लोचन जिसके, या कहा जाए 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव, तो ये क्या हो जाएगा मित्र? बहुव्रीहि समास होगा। एक दंत जो है ये भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। एक है दांत जिसके अर्थात गणेश जी। दशानन तो कहा जाए बहुव्रीहि समास है ही। दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो एक ही बचता है कि त्रिभुवन। त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, तो यही द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर बताना है। इप्सित का विलोम शब्द है। इप्सित का विलोम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे। तो अनिप्सित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इप्सित का विलोम कहा जाए या विरुद्धार्थी या विपरार्थक कहा जाए तो अनिप्सित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है सप्तऋषि में समास है। सप्तऋषि में कौन सा समास है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। जिसमें पहला पद जो है ये संख्यावाची हो उन्हें हम द्विगु समास कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो ताकि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि उल्लास का संधि विच्छेद जो है ये उत प्लस लास होता है, जो कि इसमें कौन सी संधि है? याद रखना, व्यंजन संधि है। ठीक है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है मानस का हंस किसके जीवनी पर आधारित उपन्यास है। पहले ये बता दीजिए कि मानस का हंस जो है ये किसकी रचना है, और यह भी बताना है आपको ये किसके जीवनी पर आधारित है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा।
तो हम कह सकते हैं मानस का हंस जो है ये किसके जीवनी पर आधारित है? तुलसीदास जी के। किसके? याद रखना, मानस का हंस जो है मित्र ये अमृत लाल नागर जी की रचना है। और यह किसके जीवन पर आधारित है? तो याद रखना, तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित ये रचना है। किसने की है? अमृत लाल नागर जी ने। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बताना है। अज्ञ का विलोम शब्द है। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो 8 का जो राइट आंसर होगा, अज्ञ का विलोम या विरुद्धार्थी जो है ये विज्ञ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बताना है। जहां बिना कारक के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? जहां बिना कारक के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं जहां बिना कारण के ही कार्य होता है वहां विभावना अलंकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके एक उदाहरण की बात करें मित्र तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, या ना बिना कारण के ही कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में सुनाई नहीं पड़ता है? सम उपसर्ग का माँ जो है ये किस शब्द में सुनाई नहीं पड़ता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। माँ शब्द की ध्वनि जो है इसमें संख्या में बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताओ। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? यानी जिसमें कर्म हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, तो कौन सी है? तो हम कह सकते हैं कि लिख जो है ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या ये कितनी है? तो याद रखना, भरत मुनि के अनुसार जो है ये रसों की संख्या 8 है। अगर आपसे पूछेगा भरत मुनि के अनुसार तो 8 ही आप बताएंगे मित्र, 9 नहीं बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है उपमान और उपमेय का भेद कहलाता है। उपमान और उपमेय का भेद कौन सा अलंकार कहलाता है? फटाफट बताएंगे। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। छंद के कितने प्रकार होते हैं या छंद कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है, इस क्लास से तनिक भी हेल्प आपको मिल रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हम कह सकते हैं छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो बिल्कुल सही, जो भी मित्र बता रहे हैं छंद के 3 प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद, ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है। भागीरथ प्रयत्न का क्या अर्थ होता है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असाधारण प्रयत्न, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बताना है। कूप मंडूक होना का अर्थ है। कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या है? फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना कूप मंडूक होना का अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है। तेल देखो तेल की धार देखो का क्या अर्थ है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका क्या होता है मित्र? रुख पहचानना। क्या होता है मित्र? रुख पहचानना, जो कि ऑप्शन नंबर ये में लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बताना है।
गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है ये कौन सा है? तो याद रखना गौरव का विलोम जो है ये लाघव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखना जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी अन्य से करवाता है वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी अन्य से करवाता है तो वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। किसकी वर्तनी यानी कवियत्री की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में अच्छे ढंग से दर्शाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कवियत्री, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बताना है। केशव कही ना कही जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। यानी आपसे पूछ रहा है ये जो पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना मित्र 7:30 बजे आपकी जीके की क्लास होगी, सभी मित्र तैयार रहेंगे, ठीक है। तो याद रखना इस पंक्ति में कौन सी राशि है? तो अद्भुत रस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसका कहा जाए अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो आश्चर्य होता है। ये भी याद रखना कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव जो है ये आश्चर्य होता है, ठीक है। साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? साहचर्य का विलोम शब्द जो है ये अलगाव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है स्पर्श का विलोम शब्द है। स्पर्श का विलोम शब्द जो है ये कौन सा है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श का विलोम अस्पर्श होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट आपके सामने है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मृमाहत कहते हैं जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उन्हें एक शब्दों में। नेक्स्ट आपके सामने संचारी भावों की संख्या मानी गई है। संचारी भावों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना संचारी भावों की संख्या जो है ये 33 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में दर्शाई गई है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो उज्ज्वल की वर्तनी ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27। तो हम कह सकते हैं कि ग्रस्त का विलोम जो है ये मुक्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कलेश की वर्तनी किस विकल्प में अच्छे ढंग से दर्शाई गई है? तो याद रखना कलेश की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। विजयदशमी शब्द में संज्ञा है। विजयदशमी शब्द में कौन सी संज्ञा है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना विजयदशमी में है जो मित्र क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। विजयदशमी कैसा शब्द है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा।
जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा या कहा जाए लालसा, इच्छा ना हो, उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही नहीं स्पृहा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निष्कपट, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखना विसर्ग संधि। आप देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक का नाम है। नमक का दरोगा इस कहानी के कहानीकार कौन है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 33। तो याद रखना ये किसकी कहानी है? प्रेमचंद जी की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी श्रृंगार की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना श्रृंगार की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर सी में ही बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है नारियल शब्द का तत्सम रूप है। नारियल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? फटाफट बताएंगे। तो याद रखना 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही नारिकेल होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? फटाफट बता देंगे। तो उन्हें क्या कहते हैं? अंतःवासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। तो इक प्रत्यय है, हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें इक प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो मूल शब्द के अंत में जो शब्दांश लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होगा? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होगा? तो उपमा अलंकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। निम्न में कौन वर्णिक छंद है? अब आपसे पूछ रहा है इसमें कौन वर्णिक छंद है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा सवैया जो है ये कैसा शब्द है? वर्णिक छंद है, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 41। तो देवकी नंदन खत्री जी हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप जो है ये क्या है? हरिद्रा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? सी में। हरिद्रा यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने में निम्न में कौन मात्रिक छंद है? अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें 3 छंद लिखे गए हैं, इनमें कौन जो है ये मात्रिक छंद है? तो हम कह सकते हैं कि दोहा भी मात्रिक है, चौपाई भी है, रोला भी है, यानी ये सभी जो है ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। ए राकेश यहाँ और इस वाक्य में कौन सा कारक है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? इस दोनों में से नहीं है, इन दोनों में से आपको बताना है। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो याद रखना यहाँ संबोधन किया जा रहा है ए राकेश, या फिर क्या है मित्र? संबोधन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना नील गाय में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फटाफट बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा? मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? तो रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। एकल शब्द का तद्भव रूप है। एकल शब्द का तद्भव रूप जो होता है ये अकेला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपके सामने है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र। बिल्कुल सही बता रहे हैं। त्यागपत्र ये किसका उपन्यास है? तो जैनेन्द्र जी का है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो याद रखना अग्नि जो है ये विशेष्य शब्द है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, दोहा छंद का विपरीत कौन सा होता है? दोहा छंद का विपरीत कौन सा होता है यह आपसे पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोहा छंद का विपरीत जो है ये सोरठा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 50 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। ये रही आपके आंसर की, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। आज के इस 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी ये भी बता दिया करो मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।